हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है डे 16 बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर। आज हम कर देंगे पूरे तरीके से समाप्त। इसके साथ ही पूरी की पूरी मैक्रो खत्म हो जाएगी। इंडियन इको के 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, थोड़े से चैप्टर बचे हैं 2-4 दिन में और हम सारी की सारी इंडियन इको के साथ पूरी इको कर देंगे खत्म। ठीक है, बिजनेस स्टडीज भी चल रही है, अकाउंट सारा कुछ चल रहा है, वन शॉट मैराथन पूरी चल रही है। तुम्हारा कोई भी बैकलॉग रहता है तो आराम से अपना कर लो। थोड़ा हम भी स्लो करवा रहे हैं क्योंकि बच्चे तुम लोग अपने बैकलॉग कवर करो ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने हैं, वन शॉट भी देखना है। इन दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन से तुम्हारे पेपर में 80 आउट ऑफ 80 गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जल्दी से डे 16 की अटेंडेंस लगाओ तुम्हारे नाम की कमेंट सेक्शन में जाके। एंड टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह तुम्हें पता है सब कुछ मिलता है। नोट्स भी है, एमसीक्यूज भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटिवेशन है, सब मिलता है। तो हर जगह जाके फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सब तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये है मेरा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि लास्ट चैप्टर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑलरेडी पूरा सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। आज एक वन शॉट लेक्चर रहेगा जहां पर मैं हर चीज खुद आपको लिख कर पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर खुद से लिख के करा दूंगी। एंड आई सजेस्ट आप प्लीज जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी तुम साथ साथ नोट्स बनाते जाना, साथ साथ लिखते जाना। इतना आसान चैप्टर है ना कि 15-20 मिनट में नोट्स बनाते बनाते हर चीज याद करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। वन शॉट लेक्चर रहेगा। अगर मेरे नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है देखो, तो ये जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसका ये मतलब है कि आप अपने किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी अगर एक्सचेंज करते हो, ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ कुछ भी एक्सचेंज करते हो, मतलब लेन देन करते हो, ऑब्वियसली कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि कुछ इनकम हो रही है, कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये जो पूरी चीज है, जो भी लेन देन है, इसका मुझे बैलेंस कर कर एक अकाउंट बनाना हो जिस अकाउंट में ये सारे का सारा लेन देन मेरा बिल्कुल बैलेंस हो जाए, उस अकाउंट को मैं बीओपी अकाउंट बोलूंगी। सिंपल भाषा में जैसे आपका होता है, आपकी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है कि आपके टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज जो है उसको एक साइड एसेट को लिखूं, एक साइड लाइबिलिटी को लिखूं, उसको टोटल कर दूं और बोलूं, सॉरी, उसको बैलेंस कर दूं और बोलूं कि जितना टोटल एसेट है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगा। आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है। उसमें क्या करते हैं, एक डेबिट साइड बनाते हो, एक क्रेडिट साइड बनाते हो, एक साइड सारे खर्चे, एक साइड सारी इनकम, और लास्ट में हर अकाउंट को, कोई भी अकाउंट तुम बना रहे हो अकाउंट्स में, लास्ट में हर अकाउंट को बैलेंस आउट करके जाते हो। डेबिट साइड को हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल करके ही खत्म करते हो, है ना। तो जैसे अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट बना रहे हो और बोल रहे हो कि भैया इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होगा, वैसे ही जब तुम दूसरे देशों के साथ जो लेन देन कर रहे हो उसके लिए अगर एक अकाउंट बनाओ तो उस अकाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोला जाएगा। सिंपल, जैसे मशीनरी अकाउंट होता है ना, पार्टनर का अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, वैसे ही एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है। अकाउंटिंग सेंस में हम यहाँ पे काफी सारी बातें करेंगे, डेबिट क्रेडिट के सेंस में काफी सारी बातें करेंगे। सो ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है काफी हद तक अकाउंटिंग सेंस में है एंड अकाउंट्स के बेसिस पर ही मैं तुम्हें काफी चीज समझाऊंगी जो अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर अकाउंट है जो तुम अपनी अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, जिसकी एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है, और हमेशा ईयर एंड पे आपको डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करके ही छोड़ना होता है। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होगी, कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हमेशा बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी, डेबिट साइड पे क्या लिखते हो? सारे खर्चे, यानी कि डेबिट साइड पे तुम्हें क्या लिखने हैं? सारे के सारे आउटफ्लो ऑफ कैश। क्रेडिट साइड पे क्या लिखने हैं तुम्हें? सारे के सारे इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कि जहां जहां से इनकम हो रही है। ठीक है, ऐसे ही डेबिट क्रेडिट करके ही हम बनाएंगे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो दो चीजों से जाके मिलके बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट दो चीजों से मिला करके बनता है। एक होता है मेरा करंट अकाउंट और एक होता है मेरा कैपिटल अकाउंट। बीओपी अकाउंट दो चीजों से मिलाकर बनता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे होता है ना तुम्हारे की फिक्स्ड इनकम है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है ना, फिक्स्ड है, ये है, वो है, जैसे होती है ना हर अकाउंट में आप सब टाइप्स, सब हेडिंग्स बनाते हो ना हर अकाउंट में, वैसे ही बीओपी अकाउंट की भी दो सब हेडिंग्स होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब तुम्हें वैसे भी समझ आ रहा होगा, करंट अकाउंट ऐसा है जिसमें एसेट लाइबिलिटी नहीं होते, कैपिटल
क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटी, है ना? कैपिटल अकाउंट में तुम्हारे एसेट लायबिलिटी जिस पे अफेक्ट हो रही है वो चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं, जिससे एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही वो चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। करंट अकाउंट में 3 चीजें आती है। करंट अकाउंट में तुम्हारा आता है जीएसटी, टैक्स वाला जीएसटी नहीं, एक्रोनियम बता रही हूँ जीएसटी। कैपिटल अकाउंट में तुम्हारी आती है लाइफ। करंट अकाउंट में तुम्हारे पास क्या आता है? जीएसटी। कैपिटल अकाउंट में तुम्हारे पास क्या आती है? लाइफ। जीएसटी टैक्स नहीं है यार, समझ लो जीएसटी क्या है। जी से तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी गुड्स, एस से तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी सर्विसेज, टी से तुम्हारे पास आएंगी तुम्हारी ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम हो या पेमेंट हो, ट्रांसफर इनकम हो ट्रांसफर पेमेंट हो, वो आएगी टी से। ठीक है, ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर पेमेंट तुम्हें पता ही होगा ना, तुम नेशनल इनकम में पढ़ते आ रहे हो ना कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन जो होती है ना, जो डबल साइडेड ट्रांजेक्शन नहीं होती है। मतलब अगर मेरा कोई साथी बैठा है, मेरा कोई भाई बहन बैठा है अब्रॉड, या तो उसने मुझे अब्रॉड से पैसा भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि मैं उसकी बहन हूं इसलिए भेजा। या मैंने अपने भाई को बाहर पैसा भेजा उसकी फीस के लिए, क्यों भेजा? क्योंकि वो मेरा भाई है इसलिए भेजा। हमें कोई ऐसा लेन देन नहीं करना एक दूसरे के साथ कि तू मेरे को सामान देगा तभी मैं पैसा दूंगी, नहीं। सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन है, आउट ऑफ लव, एज अ गिफ्ट, है ना, एज अ ग्रांट, एज अ डोनेशन हम अगर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट होगी। इधर आएगी मेरी लाइफ। एल से मेरे पास आएंगी यहाँ पे लेंडिंग्स, ठीक है, या फिर बोरोइंग्स। लेंडिंग्स का उल्टा क्या होगा? बोरोइंग्स, है ना। लेंडिंग्स या फिर लेंडिंग्स का उल्टा क्या होगा? बोरोइंग्स। आई से मेरे पास आएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आई से मेरे पास क्या आएगी यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकती है। और एफ और ई मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, एफ और ई मेरा यहाँ पे क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट दो चीजों से मिलकर बनता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आएगा आपका जीएसटी, गुड्स सर्विसेज, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट में आएगी आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, जिसमें आएंगे लेंडिंग्स या बोरोइंग्स। आई से इन्वेस्टमेंट, टू अब्रॉड भी हो सकती है, फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकती है। एफ ई से आएगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इन दोनों को मिला करके हम बनाते हैं बीओपी अकाउंट। एज आई सेड, ये प्रॉपर एक अकाउंट है, जैसा अकाउंट आप अपने अकाउंट्स में बनाते हो ना, वैसा ही एक अकाउंट है ये। तो इसके अंदर भी आपकी एक होगी डेबिट साइड, ठीक है, जिसके अंदर होगा आपका सारे का सारा आउटफ्लो ऑफ कैश, और दूसरी होगी आपकी क्रेडिट साइड, जिसके अंदर आएगा आपका सारे का सारा इनफ्लो ऑफ कैश। जिसके अंदर क्या आएगा? आपका सारे का सारा इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, एक होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। जैसी भी लाइन बनी है देख लेना, आई थिंक ठीक ही बनी है, इतनी बुरी लाइन तो नहीं बनाई मैंने। अब हमारे यहाँ पे आएंगे दो सब हेडिंग्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके पास आएगा गुड्स, फिर आएंगे आपकी सर्विसेज, और फिर आएंगे आपके नंबर 3 पे आएंगे आपके ट्रांसफर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मुझे आउटफ्लो ऑफ कैश करना है, ठीक है, इसको हम चलो कोई नहीं, देखो डेबिट साइड है ये मेरी इधर को, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर को मैं कर देती हूँ, दिस इज माई डेबिट साइड। ओके, इधर मेरा क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश है। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे गुड्स खरीदनी है या बेचनी है, आउटफ्लो किस में होगा? इनफ्लो किस में होगा? आउटफ्लो कब होगा? इनफ्लो कब होगा? खरीदने पे आउटफ्लो होगा या बेचने पे आउटफ्लो होगा? अगर मैंने गुड्स खरीदी है तो पैसा बाहर भेजना पड़ेगा गुड्स खरीदने के बदले में। तो अगर मैं गुड्स खरीदूं, यानी कि मैं गुड्स को क्या करूं? इंपोर्ट करूं, तो मेरा आउटफ्लो होगा। सिंपली अगर मैं सर्विसेज को भी इंपोर्ट कर दूं तो भी मेरा आउटफ्लो होगा। अगर मैं गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करूं तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। मतलब सामान घर में आया तो पैसे का आउटफ्लो होगा, सामान बाहर भेजा तो पैसे का इनफ्लो होगा। जो गुड्स हैं इनको बोला जाता है विजिबल आइटम्स। इनको क्या बोला जाता है? विजिबल आइटम्स, क्योंकि तुम्हें दिखती है ना गुड्स।
अच्छा, अगर गुड्स दिखती हैं, सर्विसेज तो नहीं दिखती हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? इनविजिबल आइटम्स। इनको क्या बोला जाएगा? इनविजिबल आइटम्स, है ना, क्योंकि ये दिखती नहीं है। मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है। फिर आएगा ट्रांसफर्स। अगर पैसा बाहर भेजा है तो ट्रांसफर पेमेंट, जिसको हम रेमिटेंस भी बोलते हैं, जिसको रेमिटेंस भी बोला जा सकता है, या फिर ट्रांसफर इनकम, अगर पैसा बाहर से घर में आया है तो। ठीक है, ये तो हो गया करंट अकाउंट। अब आएगी मेरे पास कैपिटल अकाउंट की आइटम्स। अब मेरे पास आएंगे कैपिटल अकाउंट की आइटम्स। सबसे पहला क्या आएगा? लेंडिंग्स या बोरोइंग्स। लेंडिंग्स या बोरोइंग्स, तो अगर पैसा बाहर भेजा है तो मतलब बाहर लेंड किया होगा, लेंडिंग्स करी होंगी, बाहर वालों को उधार पे पैसा दिया होगा। अगर पैसा बाहर से अंदर आया है तो इसका मतलब है उन्होंने हमें पैसा उधार पे दिया होगा, यानी हमने पैसा उधार पे लिया होगा, यानी हमने क्या करी होंगी? बोरोइंग्स करी होंगी फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हमने बोरोइंग्स करी होंगी फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगला 5th नंबर पे मेरे पास क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर पैसा का आउटफ्लो हुआ है तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड हुई होगी, यानी कि डेबिट साइड पे। अगर पैसे का इनफ्लो हुआ है तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड हुई होगी, यानी कि क्रेडिट साइड पे इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक डेबिट क्रेडिट है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश है। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, पर वैसे होना नहीं चाहिए, काफी ईजी है ना। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट किया है नॉर्मल, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आएगी 6th आइटम, जो कि होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की आइटम। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की आइटम। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से समझना। वैसे तो मैं चाहूं तो मैं तुम्हें सिंपल बोल सकती हूँ भैया ऐसा ऐसा होगा और तुम रट्टा मार लो और चले जाओ, वो भी हो सकता है, पर मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इंक्रीज या डिक्रीज की एंट्री जिस भी साइड है वो क्यों है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने किया, अभी तक जो भी हमने किया, आइटम्स डाली डेबिट साइड पे, आइटम्स डाली क्रेडिट साइड पे। ठीक है, हमेशा 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 का मतलब ऑलवेज इन अकाउंटिंग सेंस, अकाउंटिंग सेंस में जो बीओपी अकाउंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तुम्हें पता है यार, तुम कोई भी अकाउंट को ऐसे नहीं छोड़ते हो, तुम हर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट को बराबर करके ही छोड़ते हो, या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करते हो ना। करते हो कि नहीं करते हो? जितना भी डिफरेंस होता है डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, जो भी डिफरेंस होता है उसको कैरिड डाउन करते हो, बैलेंस कैरिड डाउन करते हो। कभी भी कोई भी अकाउंट तुम ऐसे छोड़ते ही नहीं हो, हमेशा अकाउंट तो बराबर होना ही चाहिए। भैया ये तो सबसे पहली चीज सीखी थी जब 11th में आए थे, तो इसको भी हमेशा अकाउंटिंग सेंस में बीओपी जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा? कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। पर इकोनॉमिक सेंस में इम्बैलेंस भी हो सकता है। इकोनॉमिक सेंस में अगर मैं बोलूं तो इम्बैलेंस भी हो सकता है। इम्बैलेंस क्या हो सकता है? या तो डेबिट ज्यादा हो सकता है क्रेडिट से, या तो डेबिट कम हो सकता है और क्रेडिट ज्यादा हो सकता है। ठीक है कि नहीं? अगर डेबिट ज्यादा है मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, हमने बाहर पैसा बहुत ज्यादा भेजा, हमारे पास नहीं इतना आया, पर बाहर हमने ज्यादा भेजा, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हमने बाहर भेजा, तो इसको बोला जाएगा अनफेवरेबल बीओपी। अगर इनफ्लो ज्यादा हुआ कि बाहर से पैसा आया तो बहुत सारा, हम तो माला माल हो गए, हमने बाहर पैसा कम भेजा, तो उसको क्या बोला जाएगा? फेवरेबल बीओपी। उसको क्या बोला जाएगा? फेवरेबल बीओपी। तो इकोनॉमिक सेंस में बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर अकाउंटिंग सेंस में मुझे हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बैलेंस करने के लिए मैं एंट्री डालूंगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। बैलेंस करने के लिए हमारी एंट्री किस चीज की आएगी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की आएगी। इकोनॉमिक सेंस में अगर डेबिट ज्यादा है अनफेवरेबल, क्रेडिट ज्यादा है तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए कौन सी एंट्री आएगी मेरे पास? FER की। अच्छा, अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, मैं कहती हूँ भैया डेबिट है 1000 रुपए, क्रेडिट है सिर्फ 800 रुपए, तो इसका क्या मतलब है? आउटफ्लो हुआ 1000 रुपए, इनफ्लो हुआ 800 रुपए, मेरे पास 800 रुपए आए और 1000 रुपए मुझे देने हैं, मतलब मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए।
आई नीड एक्स्ट्रा 200 रुपीज ताकि मैं ये पेमेंट कर सकूं, ठीक है कि नहीं। आई नीड एक्स्ट्रा 200 रुपीज। वो एक्स्ट्रा 200 रुपीज कहाँ से आएंगे, रिजर्व जो मेरे पास पहले से पड़े होंगे वहां से आएंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा 200 रुपीज है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से आएंगे। तो क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा, क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियसली मुझे रिजर्व से 200 रुपए निकाल के पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी 200 रुपए से कम होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। एंट्री किधर जाएगी, क्या डेबिट साइड में जाएगी कि क्रेडिट साइड में जाएगी। अबे ये तो पहले ही 1000 है, इधर और 200 की एंट्री कर दी तो ये तो 1200 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एंट्री इधर जाएगी 200 रुपए की, ताकि ये भी 1000 के बराबर हो जाए। और इधर एंट्री क्या जाएगी, क्रेडिट साइड में क्या एंट्री जाएगी, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब सिनेरियो उल्टा, अब सिनेरियो उल्टा, मान लो क्रेडिट तो हुए 1800 रुपए, डेबिट हुए सिर्फ 1000 रुपए, मतलब मेरे पास तो 1800 रुपए आ गए, दूसरे को मैंने सिर्फ 1000 रुपए दिए, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा 800 रुपए आ गए। बढ़िया हो गया। वो एक्स्ट्रा 800 रुपए कहाँ डालूंगी, रिजर्व में डाल के रख देती हूँ, कल को जरूरत पड़ सकती है। तो वो जो एक्स्ट्रा 800 रुपए होंगे वो रिजर्व में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। एंट्री किधर होगी, इधर होगी 800 रुपए की, ताकि फिर से बैलेंस आउट हो जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे एंट्री क्या आएगी, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। क्रेडिट साइड पे एंट्री क्या आएगी, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। बच्चे बोलते हैं, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं समझाना, इसीलिए तुम्हें सीधा नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम इधर तो इनफ्लो है, इनफ्लो में डिक्रीज कर रहे हो, आउटफ्लो में इंक्रीज कर रहे हो। भैया ऐसा क्यों, चाहती हो तो मैं बोल देती कि भाई रट्टा मार के चले जाओ, ऐसा ही होता है, और तुम चले भी जाते। पर अब तुम्हें समझ आ गया कि ये जो एंट्री है ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाली एंट्री है। अगर क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंस करने के लिए डिक्रीज इन फॉरेक्स की एंट्री डाली जाती है। अगर डेबिट साइड ज्यादा कम है तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए इंक्रीज इन फॉरेक्स की एंट्री डाली जाती है, ताकि मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हो गया मेरा डेबिट और क्रेडिट। अब एक दो एक्स्ट्रा चीजें और मेरे से सीख कर चले जाओ। क्या, एक होता है अकाउंट मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री डाली जाती है, वो एंट्री किसकी होती है, विजिबल आइटम्स की, या मैं बोलूं वो एंट्री किसकी होती है, गुड्स की, या मैं बोलूं वो एंट्री किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। ठीक है, तो अगर तो मैंने सिर्फ इस चीज का अकाउंट बना दिया, एक अकाउंट बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही रिकॉर्ड किया, डेबिट क्रेडिट बराबर करके रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, उस अकाउंट को क्या बोला जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना है, बीओटी इसको बोल दिया जाता है। मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग भैया मशीनरी का अलग अकाउंट बना दिया है ना, वेजेस का अलग अकाउंट बना दिया, ठीक है, टेबल का अलग, फर्नीचर का अलग अकाउंट बना दिया। वही बात है कि गुड्स के लिए अगर मैं एक अलग से अकाउंट बना दूं तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बोला जाएगा। अगर ये सारी आइटम्स डाल दूं तो वो किस में डालूंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डालूंगी, जिसके अंदर दो सब अकाउंट ऑलरेडी मुझे पता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की आइटम्स मेरे एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, कैपिटल अकाउंट की आइटम्स मेरी एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, लेंडिंग, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की आइटम एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, करंट अकाउंट की आइटम्स एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। अब एक लास्ट टॉपिक है और जो हीरो टॉपिक है वो है आपकी ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स का। देखो बेटा, जो ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं वो क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट या लॉस कमा सकें। हम अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सुन लो, समझाऊंगी सारा कुछ अभी, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हम सिर्फ और सिर्फ बीओपी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक सेइंग कि भैया मम्मी ने रोटियां बनाई हैं, मम्मी ने रोटियां बनाई हैं। अलॉट ऑफ टाइम ये चीज होती है ना कि सब लोग के लिए रोटी उतनी बनेगी जितना सबको भूख है।
सब लोग अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं, लास्ट में मम्मी कितना खाती है, बचा हुआ खत्म करने के लिए, है ना। लास्ट में मम्मी क्या करती है, अगर 2 रोटी बची है तो हाय खत्म करनी पड़ेगी, भूख तो नहीं थी पर खा लूंगी, खत्म करनी पड़ेगी। 1 रोटी बची है तो एक ही खत्म करनी है तो एक ही खा लूंगी, होता है ना। तो अगर रोटियां बन रही हैं तो सब लोग तो खाएंगे अपनी भूख मिटाने के लिए, पर लास्ट में मम्मी खाएगी रोटियां खत्म करने के लिए, है ना। होती है ना ये चीज। वही बात है कि सब लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए, पर लास्ट में कोई 1 या 2 ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो करी जाएंगी बीओपी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तुम्हें पता है ना, अभी बताइए ना कौन सी ट्रांजेक्शन है बैलेंस करने के लिए, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कौन सी ट्रांजेक्शन है बीओपी को बैलेंस करने के लिए। वो तो है और भी है, बताऊंगी, आ जाओ। सो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होती है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं ताकि बीओपी अकाउंट को फाइनली बैलेंस आउट किया जा सके। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जो है आपकी ये करंट अकाउंट में भी हो सकती हैं एज वेल एज कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती हैं, करंट अकाउंट में नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती हैं, करंट अकाउंट में नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जीएसटी, गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स, तीनों इसमें आएंगे। फिर लाइफ में से लेंडिंग्स भी इसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगा। तो ये जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने करी हैं ये सारी की सारी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में आएंगी। इधर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अब तो तुम बोलोगे कि मैम हम तो कह ही रहे थे, कौन सी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का इंक्रीज होना और इसका डिक्रीज होना, ये ट्रांजैक्शन करी जाती है बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन करी जाती है बैलेंस आउट करने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग है। पर इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन है जो अकोमोडेटिंग है, जो कि है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, लेकिन बोरोइंग सिर्फ तभी इंक्लूड होगी जब उनको स्पेशली इसीलिए किया गया है ताकि आप बैलेंस कर सको बीओपी को। अब एक चीज समझो, मैंने तुम्हें बोला था कि भैया अगर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, आउटफ्लो है 1000 रुपए, इनफ्लो है 800 रुपए, 200 रुपए की कमी पड़ गई, हम 200 रुपए अपने रिजर्व से निकालेंगे। तुम में से किसी ने ये नहीं बोला कि मैम अगर रिजर्व हो ही ना तो क्या होगा, अगर रिजर्व हो ही ना तो क्या होगा, अगर रिजर्व हो ही ना तो क्या होगा, तो उधारी लेनी पड़ेगी, तो उधारी लेनी पड़ेगी। अगर रिजर्व हुआ ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उधारी लेनी पड़ेगी। और अगर तुमने उधारी इस वजह से ली है ताकि तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस कर सको, तो उस उधारी को तुम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोलोगे। पर क्या उधार सिर्फ इसीलिए लेना है, नहीं, जरूरी नहीं है। वैसे भी उधार तो ले ही सकते हो, वैसे भी उधार तो ले ही सकते हो। अगर वैसे ही उधार लिया है, अपने अपनी मर्जी से लिया है किसी भी रीजन से, तो वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। पर अगर तुमने सिर्फ इसलिए उधार लिया है ताकि तुम बीओपी को बैलेंस आउट कर सको, तो जो बोरोइंग्स हैं वो भी फिर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बन जाएंगी। मतलब फॉरेन एक्सचेंज तो पक्का ही अकोमोडेटिंग है, बोरोइंग्स डिपेंड करेगा क्यों करी है। अगर बैलेंस करने के लिए करिए तो बोरोइंग्स भी क्या होंगी, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होंगी। ठीक है, सो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करती हैं। जो कौन करता है ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, कौन करता है, हमारे देश की जनरल पब्लिक करती है मोस्टली, है ना। पब्लिक ने कुछ सामान मंगवाया, कुछ सामान भेजा, और सरकार भी कर सकती है ना, आरबीआई कोई भी कर सकता है। पर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार ही करेगी। अब पब्लिक थोड़ी ना आके बोलेगी अरे भाई चलो बीओपी को बैलेंस करते हैं, पब्लिक थोड़ी ना करेगी। तो ऑब्वियसली बीओपी को जो बैलेंस करने का काम है, जैसे होता है ना कि बच्चे थोड़ी बचा हुआ खाएंगे, बच्चा हो तो मम्मी खाएगी ना, तो मम्मी कौन है, सरकार है ना। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन करता है, सरकार ही करती है, ताकि वो बीओपी अकाउंट को बैलेंस आउट कर सके, जिसके लिए फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना, कम करना या उधार लेना का ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है पूरे के पूरे चैप्टर में। बीओपी 3 तरीके का हो सकता है, बैलेंस्ड, अनफेवरेबल और फेवरेबल, 3 तरीके के बैलेंस हो सकते हैं बीओपी अकाउंट के। ठीक है, जीएसटी और लाइफ को प्लीज अच्छे से याद रखना, मैंने बहुत टाइम लगाकर भाई तुम्हारे लिए एक्रोनियम बनाए थे ताकि तुम याद कर सको। बीओपी का मतलब जरूर याद कर लेना, डेफिनेशन अपनी बुक में से। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होगी, आउटफ्लो इधर आएगा, इनफ्लो इधर आएगा। ठीक है,
दैट्स इट पूरे। और बीओटी ज़रूर याद कर लेना बिकॉज़ एमसीक्यू 1 नंबर का आ जाता है कि बीओटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्स की एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की ट्रांज़ैक्शन आती है, ठीक है? यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पूरा सिलेबस मैक्रो का यहाँ पर हमारा होता है खत्म। आखिरी वन शॉट चैप्टर था ये। अब अगर प्लीज़ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट यू हैव लव्ड द वीडियोज़ और नॉट। जो भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं यहाँ के बाद आपको इंडियन इकोनॉमिक्स जो भी बचा है सिलेबस तुम्हारा, बिज़नेस स्टडीज़, इंडियन इको सब खत्म करवाने वाली हूँ, अकाउंटेंसी, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन आवर चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मेबी कहीं न कहीं आगे किसी न किसी और वीडियो में, किसी न किसी और चैप्टर में हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू, बाय-बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।